हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल केटी क्लासेस में। आज हम आपको कक्षा 10 एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.2 को बताने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने 1.1 के सभी क्वेश्चनों को हल कराया था और उसके पिछले वीडियो में पूरे बेसिक लेवल को हमने आपको सिखाया था। आइए अब 1.2 के सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए 1.2 के प्रश्नों में क्या दिया है। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आप ऐसे नए वीडियो देखिए और पूरा हाई स्कूल का मैथ कवर कर लें। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने शुरुआती वीडियो में आपको गुणनखंड निकालना बता दिया था, हालांकि मासा और लसा भी बता दिया था और उसी के साथ हमने गुणनखंड भी निकालना बता दिया था। आज हम आपको इन सभी सवालों का गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले सवाल का पहला है 140। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखिए, प्रश्नावली 1 का पहला सवाल है 140। ये जो 140 दिया इसको कहा अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। ये देखिए, 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 70 बार गया, 2 35, 2 1 2, ये 2 से नहीं कटेगा। देखिए 5 से काटेंगे, 5 सते 35 और 7 1 7। ये देखिए गुणनखंड में यहाँ 1 तक लाना होगा। 2 दूनी 4 पचे 20, 20 सत्ते 140। यहाँ पर गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा गुणनखंड हो गया, लेकिन इसको व्यक्त करेंगे 2 की पावर। देखिए 1 2 बार है, 2 5 गुणे 7। ये हो गया हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। 140 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल यही था। अब आगे देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में दिया है 156। इसी तरीके से 156 का भी हम गुणनखंड करेंगे। 2 से 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, और देखिए 13 1 13। इसका गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए इसको व्यक्त कैसे करेंगे। 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 13। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। शेष प्रश्नों को इसी तरीके से करेंगे। आइए ये देखिए तीसरा क्वेश्चन 3825। 3825 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल को हमें लिखना है। तो क्या करेंगे, 3825 के गुणनखंडों को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। ये देखिए 2 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि अंतिम में इसके विषम संख्या है। तो इसे हम क्या करते हैं, 3 से देखते हैं। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 9 7, 3 से कट जाएगा। 3 1 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 7 21, 3 5 15। ये देखिए फिर 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से काटेंगे। 5 8 40 और बचा 2, 5 5 25। 5 1 5, 5 7 35 और ये 17 1 17। कितना आ गया गुणनखंड हमारा? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये देखिए 3 3 5 5 17। इसको कैसे लिखेंगे? 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे 5 2 बार है तो 5 की घात 2 हो जाएगा, गुणे 17। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। शेष प्रश्नों को इसी तरीके से करेंगे। आगे 2 सवाल और दिए हैं, इसको आप लोग करिएगा। नहीं तो देखिए हम चौथा भी बता देते हैं। यह है 5005। 5005 को क्या करेंगे, 5005 को तोड़ेंगे। ये देखिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से काट के देखते हैं। 5 5 10, 3 भी 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। 5 1 5, ये हो गया 1, 1001। अब इसको काटते हैं। ये किसी देखिए इसको 7 से काटेंगे। 7 1 7, यहाँ बच जाएगा 3, 7 चौक 28, यहाँ बच गया 2, 7 3 21। अब इसको किससे काटेंगे? ये देखिए 11 से कट जाएगा। 11 1 11, 11 3 33, अब ये 13 से कट जाएगा। गुणनखंड कितना आ गया हमारा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अभी देखिए सब सिंगल बार है तो इसमें घात लगने की कोई बात ही नहीं है। अब ये देखिए हमने आपको पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा और चौथा बता दिए। शेष इसी तरीके से पांचवा भी है। पांचवा क्या है? 7429। 7429 का आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करता है। अब इसको आप लोग करिएगा। अगर ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको भी हल करवा देंगे। देखिए आगे चलते हैं और आपको दूसरे सवाल पे ले चलते हैं। देखिए ये देखिए दूसरा सवाल, पूर्णांकों के गुणनफल युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है।
तो देखिए पहला सवाल क्या है, 26 और 91। देखिए पहला सवाल है 26 और 91। तो सबसे पहले हम तो इसका लसा ज्ञात करेंगे। देखिए 26 और 91। तो सबसे पहले 26 का गुणनखंड करेंगे 2, 13 दूनी 26, 13 एकानवे 13। 91 का करेंगे तो ये कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। देखिए 13 बार जाएगा, फिर 13 एकानवे 13। ये देखिए 26 का गुणनखंड हमारा आ गया 2 गुणे 13। 26 का गुणनखंड आ गया 2 गुणे 13 और 91 का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 13। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं, HCF। ये हम सब पिछले क्लास में बता चुके हैं कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं। आप लोग पिछला क्लास देख लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए HCF का मतलब होता है जो दोनों में हो, जो दोनों में कॉमन हो उसी को ले लेते हैं और हो जाता है HCF। तो हमारा HCF हो गया। और LCM क्या करते हैं, LCM जो दोनों में है उसको भी लेते हैं और जो शेष बच जाए उसको भी ले लेते हैं। देखिए 13 दोनों में था तो 13 एक बार लिए, 2 इसमें था इसमें नहीं था 2 को ले लिए, 7 इसमें था इसमें नहीं 7 को भी ले लिए। अब इसको गुणा करेंगे हम, 13 दूनी 26, 26 सत्ते 7 छंग 42 2, 4 7 दूनी 14, 4 18, 182। हमारा LCM कितना आ गया, 182। अब देखिए इसमें और चीज़ें कहा था कि इसको भी सिद्ध करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके लस गुणे मस के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उसके लसा और मसा के बराबर होता है। इसको भी सिद्ध करना है। तो हमारी दोनों संख्याएं क्या थी, 26 और 91। और पहली हमारा लसा कितना है, 182। मसा कितना आया है, 13। इसका मतलब है LCM और इसका मतलब है HCF ना। ये देखिए इसको लसा को LCM कहते हैं, मसा को HCF कहते हैं। अब इसका गुणा करके हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ साइड में गुणा करते हैं, 26 गुणे 91, ये हो जाएगा 26, 9 6 54 की 4, 5 9 दूनी 18 5 23, 6 4 2 6 3 2, 2366। ये हमारा इसका गुणनफल आ गया। अब देखिए इसका भी गुणा करके देख लेते हैं, 182 गुणे 13, 3 दूनी 4 3 24 की 4 हासिल लगे दो, 3 91 3 2 5 2 8 और 1, 6 4 2 6 8 5 13 3 हासिल लगे 1 1 1 2। देखिए 2366 जो दो संख्याओं का गुणनफल आया वह उसके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर है। यही तो हमको पूछा था कि 26 और 91 का HCF और LCM निकालिए और सिद्ध करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो हमारा हो गया पहला सवाल 26 और 91 का। इसी तरीके से दूसरा सवाल दिया है, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए 510 और 92, ये दोनों संख्याएं दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 510 का गुणनखंड निकालेंगे। ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। ये देखिए 3 अठे 24, 3 पचे 15, ये कट गया। और ये देखते हैं 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ये देखिए यहाँ पे कितना आया था, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। तो हमने 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60 गुणे 17 किए तो कितना है, 1020 आया था। और 1020 में हमें 23 का गुणा करना है। 1020 में 23 का, 3 0 0 3 दूनी 6 3 0 0, 3 91 3 2 0 0, 2 दूनी 4 2 0 0 2 91 2। देखिए यहाँ पे नीचे हो गया था थोड़ा। देखिए अब इसको जोड़ेंगे, 0 6 4 3 2, 23,460 हमारा आ गया 23,460। ये कितना आ गया, हमारा LCM आ गया। और ये देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो दो संख्याएं कितना थी, 92 और 510। हमारा HCF आया था 2 और LCM आया 23,460। इसका गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 छंग 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 3 6 2 दूनी 4। और हम 510 में 92 का गुणा करके देख लेंगे। 510 में 92 का गुणा, 2 0 0, 2 91 2, 2 पचे 10, 9 91 9, 9 0 0, 9 91 9, 9 पचे 45। देखिए 0 2 9 5 1 6 और ये 4, कितना आ गया हमारा 46,920। देखिए इधर भी 46,920 है और इधर भी 46,920
20। इसी तरीके से हम पहले दो संख्याएं दी रहेंगी, उसका गुणनखंड करके HCF और LCM ज्ञात कर लेंगे और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM कर देंगे और देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो यह सिद्ध हुआ, नहीं तो फिर गलत हो गया। तो आइए इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, उसको आप लोग लगाइएगा। कितना दिया है? पहली संख्या दिया है 336, पहली संख्या 336 और दूसरी संख्या 54। इन दोनों का HCF और LCM निकाल के पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और HCF गुणे LCM करके ऐसे सिद्ध कर देंगे। आप लोग इसको लगाइएगा। ये दिन आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम शेष सवाल जो छोड़ रहे हैं उसको भी आगे हल करवा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। इसी के साथ आइए आपको आगे ले चलते हैं तीसरे सवाल पे। आइए देखते हैं। देखिए ये तीसरा सवाल और भी आसान है। इसमें क्या कहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें ना तो कुछ सिद्ध करना है, ना ही तो कोई प्रमेय लगाना है, केवल हमें जो संख्याएं दी हैं उसका अभाज्य गुणनखंड के तरीके से हमें HCF और LCM निकाल देना है। पहला क्या है? 12, 15 और 21। आइए देखते हैं पहले सवाल को। 12, 15 और 21। देखिए पहला सवाल क्या था हमारा? 12, 15 और 21। तो हमने गुणनखंड निकालना आपको बताया था। पहले दोनों 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 इक्यानवे 3। 12 का गुणनखंड हमारा आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3। ये देखिए 12 का गुणनखंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 15 का गुणनखंड निकालेंगे। 3 पचे 15, 5 इक्यानवे 5। देखिए सबसे पहले 12 को लिख लेते हैं। ये 2 2 बार है तो 2 की घात 2 हो जाएगा और ये 3। 15 का गुणनखंड किए तो 3 गुणे 5 आया। और देखिए 21 का करेंगे। 3 सत्ते 21, 7 इक्यानवे 7। देखिए 21 3 गुणे 7 आया। ये तो हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। और इसी तरीके से हमें क्या है? HCF और LCM बताना है इन दोनों का। HCF क्या होता है? जो सभी में हो। देखिए 12 वाले में क्या था? ये 3, 15 वाले में भी 3 और 21 वाले में भी 3। तो हमारा HCF क्या हो गया? 3 हो गया। लेकिन LCM के लिए क्या करेंगे? जो तो ये देखिए 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 और 21 में भी 3। इन 3 को एक बार ले लेंगे। और देखिए ये 5 बचा और ये 7, 5 गुणे 7। और ये देखिए 12 वाले में 2 घात 2 बचा है, मतलब कि 2 गुणे 2 बचा है। अब देखिए क्या करेंगे? 3 पचे 15, 15 सत्ते देखिए 3 पचे 15 और 15 सत्ते 105। 105 में 4 का गुणा कर देंगे। 4 पचे 20, 4 इक्यानवे 4। हमारा LCM आ गया 420। LCM 420 आ गया। यही दोनों हमें बताना था कि HCF क्या है और LCM क्या है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं, समझ में आ जाएगा। 17, 23 और 29। ये क्या है? 17, 23 और 29। इसके पिछले वाले वीडियो में देखिए हमने आपको बताया था कि ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं का मतलब जो केवल एक से और स्वयं से करती हैं और किसी दूसरी संख्या से नहीं करती, तो उनका HCF सदैव एक ही होता है। उनका HCF सदैव एक ही होता है। ये देखिए 17 है ना, 17 को किसी संख्या से नहीं काट सकते, ये 17 से ही कटेगा। ये 23 है, इसको किसी से नहीं काटेंगे, ये 23 से ही कटेगा। ये 29 केवल 29 से ही कटेगा। देखिए तो HCF हो गया इतना। और LCM क्या होता है? अगर अभाज्य संख्याएं दी हो तो उनका LCM उनका गुणनफल हो जाता है 23 गुणे 29। तो ये हो जाएगा इनका LCM। इसका गुणा कर लेंगे तो हमारा LCM प्राप्त हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके से दिया है। 8, 9 और 25। 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, मतलब 2 की घाते 3। 9 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 3 गुणे 3 यानी कि 3 घाते 2। और 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 बराबर 5 घाते 2। देखिए हमारा HCF क्या आ गया? HCF देखिए इसमें से कोई संख्या ऐसी है जो कॉमन है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में है, तो हमारा HCF 1 हो जाएगा। और LCM के लिए क्या करते हैं? जो सभी में हो वो ले लेते हैं। सबकी अधिकतम घात 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक्का 9 गुणे 25। 9 अठे 72, 72 में 25 का गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10 की 0, 80 लेख 7 बचे 35, 1 36, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 6 4 10 की 0, 4 3 7 1 8 1। ये हमारा आ गया 1800। LCM कितना आ गया हमारा? 1800 और HCF आ गया 1। इसी तरीके से इसको करना था
आइए आपको ले चलते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए चौथा सवाल, HCF 306 और 557 बराबर 9 दिया है। इन दोनों का HCF 9 दिया है और LCM इतना ज्ञात करने को कहा है। HCF दे दिया है और LCM ज्ञात करने को कहा है, तो हम इसको सूत्र से लगा देंगे। देखिए कौन सा सूत्र लगाएंगे आपको बताते हैं। देखिए दो संख्याएं दिया है, संख्याएं क्या दिया है, पहली संख्या, देखिए पहली संख्या दिया है 306, दूसरी संख्या दिया है, चौथा सवाल, दूसरी संख्या हम लोगों को दिया है 657 और HCF भी दे दिया है। HCF दिया है 9, LCM पूछ रहा है। ये देखिए पूरा क्वेश्चन हो गया। पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, HCF दिया और LCM पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, यही तो करते हैं। देखिए पहली संख्या कितना है 306 गुणे 657 बराबर LCM ज्ञात करना है, तो इसको x मान लेते हैं। HCF 9 दिया है। अब देखिए 9 इधर है तो इधर आएगा, भाग हो जाएगा। 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर x का मतलब LCM। अब इसी को हल करेंगे। देखिए 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, 3 एका 3, 3 दूनी 6, ये हो गया। 3 से इसको काटते हैं, देखिए काटते हैं, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एका 3, 3 9 27। हमारा x बराबर मतलब LCM बराबर कितना आ गया, 102 गुणे 219। अब इसका गुणा कर लेंगे, 102 गुणे 219, 9 दूनी 18, 9 एका 9, 2 0 1, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एका 2, 8 2 1 3, 9 4 13, यहाँ से लागे 1 1 1 2 2, कितना आ गया हमारा 223 38, 22,338। 22,338 हमारा क्या आ गया, LCM। यही पूछा था, जब दो संख्याएं दिया रहे और HCF या LCM में से कोई एक चीज़ दिया रहे तो हम दूसरा चीज़ ऐसे ज्ञात कर लेंगे, दूसरी संख्या ऐसे ज्ञात कर लेंगे। ये तो हो गया आपका चौथा सवाल। अब आइए देखते हैं पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा सवाल क्या दिया है आपका, पांचवा सवाल दिया है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो। अब ये देखिए क्या आ गया, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो हमने पहले ही क्लास में आपको बता दिया था। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। ये इनफाइनाइट का चिन्ह है, प्राकृतिक संख्या होती हैं। और आगे क्वेश्चन में दिया है कि यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो 6 की पावर n कब 0 पर समाप्त होगी, कब 0 पर समाप्त होगी। ये देखिए इसके लिए आपको कुछ बेसिक जानना होगा। इधर देखिए हम बता देते हैं कि यदि 2 गुणे 5 करें तो क्या आता है, 10 आता है ना। तो किसी भी संख्या में जब तक 2 और 5 ना शामिल हो, अगर किसी संख्या का गुणनखंड करेंगे और उसमें ना तो 2 मिला और ना ही 5 मिला तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। यदि किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 मिल जाता है तभी वो 0 पर समाप्त होगी, क्योंकि 2 और 5 का गुणा करने पर ही 0 आता है। तो देखिए 6 की पावर n दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। ये देखिए अगर n की जगह पे प्राकृतिक संख्या रखते हैं, कोई भी संख्या रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखेंगे, लेकिन 2 और 3 ही आएगा। बार बार 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे ऐसे ही आएगा। 2 तो मिल गया लेकिन 5 की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 उपस्थित है परंतु 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। और कंडीशन क्या है कि n जब प्राकृतिक संख्या हो, n जब प्राकृतिक संख्या हो। यदि n प्राकृतिक संख्या है तो 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 तो उपस्थित है लेकिन 5
नहीं आया, और जब 2 के साथ 5 नहीं आएगा तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये आसान क्वेश्चन था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यदि न समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिएगा। ऑनलाइन में यही तो सुविधा है कि हम वीडियो को पॉज करके फिर से देख लेंगे रिवर्स करके, तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार जब भी आए तो उसको हम ऐसे कर लेंगे। आइए ले चलते हैं आपको 6वें सवाल की तरफ। ये देखिए 6वां सवाल, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये तो दिया है कि भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों है इसे बताना है। तो इसके लिए हमने पिछले क्लास में आपको सब कुछ बेसिक लेवल से इसीलिए शुरू किया था कि भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। भाज्य संख्याएं देखिए, पहले देख लेते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो किसी न किसी संख्या से कट जाएं और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। और अभाज्य संख्या में क्या होता है, केवल 2 गुणनखंड होता है, लेकिन भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होता है। तो देखिए संख्या क्या दिया था, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखिए ये इन दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो 13 को बाहर ले लिए, 7 गुणे 11 बचा और प्लस 1 बचा 13। देखिए 11 सते 77 प्लस 1, 11 सते 77 प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, 13 गुणे 77 1 78। अब 78 में 13 का गुणा कर लेते हैं, 78 में 13 का गुणा। 8 त्रिक 24 की 4, हासिल लगा 2, 7 त्रिक 21 2 23, 1 अट्ठे 8, 1 सत्ते 7 4, 8 3 11 का हासिल आया 7 2 9 1 10, 1014 आ गया, 1014 आ गया। देखिए यहाँ ऊपर देख लेते हैं 1014, इसका गुणनखंड करते हैं, 2 पचे 10, 2 सते 14। ये देखिए 2 पचे 10, 2 सते 14, इसको काटेंगे। अब देखिए ये 507 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 इक्यानवे में 3 बचा 2, 3 छंग 18, 3 9 27। अब देखिए 13 से कट जाएगा, 13 13 में 169 और 13 इक्यानवे में 13, कितना आ गया हमारा गुणनखंड, 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। कितने गुणनखंड आ गए, 1 2 3 4, 4 गुणनखंड हो गए। तो हमने भाज्य संख्या में आपको क्या बताया, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम कि इस संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। इसी तरीके से अगला भी दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। उसमें से भी हम 5 को कॉमन लेके शेष संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करके उसका गुणनखंड इसी तरीके से कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। इसी तरीके से हम कर लेंगे। और एक सवाल और बचा है इस प्रश्नावली का, सवाल नंबर 7, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसको लिए क्या करेंगे, देखिए सोनिया और रवि, सोनिया कितनी देर में पहुंचती है, 18 मिनट में, और जो रवि है वो 12 मिनट में। एक वृत्ताकार, देखिए ये वृत्ताकार मैदान है और यहाँ मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से जब सोनिया दौड़ के यहाँ फिर आती है तो उसको 18 मिनट का समय लगता है, और जब रवि दौड़ के आता है तो उसको 12 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब है कि रवि तेज़ दौड़ता है और सोनिया धीरे दौड़ती है। तो पूछ रहा है कि कब दोनों, यदि एक ही स्थान से दोनों रवि और सोनिया एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि वो तेज़ और स्लो दौड़ते हैं। तो देखिए 18 और 12 का लसागु ज्ञात कर लेंगे हम लोग। क्या ज्ञात कर लेंगे, एलसीएम। 2 9 18, 2 6 12, 9 2 3 6, 3 त्रिक 9, 3 1 3, और ये 3 1 और 1। देखिए ये हो गया ना, लसा हमारा कितना आ गया, एलसीएम। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 बार 3 36।
अब क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए 36 मिनट में जो है सोनिया का 2 चक्कर पूरा होगा और रवि 3 चक्कर लगा के फिर यहाँ आ जाएगा। तो क्या आंसर हमारा आ गया 36 मिनट। 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिले हैं। ये हो गया आपका प्रश्नावली 1.2 पूरा का पूरा समाप्त। साथ के साथ क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था और इसको आप लोग देख लीजिएगा। यदि ना समझ में आए, जो भी सवाल आपको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको बता देंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए यदि वीडियो को अच्छा लगा हो, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको ले चलेंगे प्रश्नावली 1.3 के सभी सवालों को हल कराएंगे। धन्यवाद।